जहां पे मर्जर और परचेज दोनों था। परचेज वाला में कोई प्रॉब्लम है क्या? परचेज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो हुआ है वो मर्जर वाला पार्ट में हुआ है। ठीक है, आओ देखो साथ में देखते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, अच्छा लगता है मेरे को। दिक्कत नहीं होने से ऐसा लगता है क्या पढ़ाऊंगा तुम लोग को, सब कुछ शक कैसे रहे हो। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। ये उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे बोला एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर्स वाई लिमिटेड, यानी एक्स के साथ में वाई प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ में प्लस हो जाएगा, राइट। एंड क्वेश्चन इज सेइंग एमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, राइट। तो सबसे पहले एक चीज देखें, इक्विटी वालों को इक्विटी मिलना पड़ेगा, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस, फ्रैक्शन के लिए कैश चलता है। तो यहाँ पे क्या किया, जो कंपनी खरीद रहा है यानी एक्स वाई को ले रहा है, उसने क्या किया, 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। अब एक चीज समझना, शेयर कैपिटल वाई लिमिटेड का पहले था कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 था। इसमें दो चीजें है, एक इक्विटी शेयर्स और एक 14% प्रेफरेंस शेयर्स। तो वाई लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स 30 लाख एंड 30 सॉरी 30 लाख एंड यानी टोटल 47 लाख। अब इनको बदले में, जब ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है, बदले में एक्स कंपनी अपना दे रहा है, इस 30 लाख वालों को इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं कितने? 35 लाख, राइट। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 10% प्रीमियम में, दैट इज 18 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 53,70,000। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी जो शेयर कैपिटल 47 लाख था, अब हमने उनको दे दिया 53,70,000। दैट मीन्स मर्जर में हमने क्या पढ़ा था नोट्स में, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उतना ही होना चाहिए। मर्जर का मतलब ही वही होता है, बट यहां पे हमने एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना बदल गया, इंक्रीज हो रहा है, राइट। ये 6,70,000 का जो एक्स्ट्रा है, इसके लिए हम लोग क्या करेगा, जनरल रिजर्व से कम करेगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट बोल के, राइट। तो मेरा जनरल रिजर्व कितना है? अब जनरल रिजर्व पहले तो खुद का है एक्स लिमिटेड का, कितना? 5 लाख रुपए, राइट। ये खुद का तो वो अपना बैलेंस शीट में दिखाएगा, लेकिन जो कंपनी का जनरल रिजर्व लेके आ रहा है उसका कितना है? 2.5 लाख। टोटल 7.5 लाख है, ठीक है। इससे अपन क्या करेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट बोल के माइनस करेंगे कितना? 6.7 लाख। तो मेरा जनरल रिजर्व बच जाएगा 80,000। ये क्लियर है? अब तुम लोग को डाउट कहां था, कि आपका जर्नल एंट्री में जो आईसीआई ने किया है, यहां तक क्लियर है? अब डाउट ये है, जनरल रिजर्व 420 नेगेटिव कैसे हुआ, है ना। हमारे पास जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसका जनरल रिजर्व था कितना? 2,50,000। और एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं हम? 6,70,000। तो डिफरेंस कितना हुआ? 4,20,000। तो जनरल रिजर्व नेगेटिव जाएगा ना। अरे सबसे पहले वो क्या कोशिश करेगा, अपने वाले से थोड़ी करेगा, वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो तो उसी कंपनी के जनरल रिजर्व से एडजस्ट करेगा। तो उसका जनरल रिजर्व नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव जनरल रिजर्व जब उसके रिजर्व में आके ऐड हुआ तो पॉजिटिव 80,000 हो गया ना। पर ये तो ट्रांसफर की कंपनी में, तो उसने वो जो जनरल रिजर्व है उससे क्यों मतलब सेटल? बात तो ये कि तुम वहां नहीं करते, बाद में आके करते। तो फिर इसका तुम 2 एंट्री कर सकते थे। देखो आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 का अपन क्या क्या एंट्री कर सकते थे। लास्ट किया था अपन ने 10।
इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, अब यहाँ पे मर्जर के केस में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना होता है कि शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले उसने खरीदा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, हम शेयर होल्डर को पे तो कर ही रहे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कितना पे किया? 35 लाख। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे किया? 18,70,000। तो टोटल 53,70,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो हम मर्जर की एंट्रीज करते हैं बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहला एंट्री कॉमन है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर of Y Limited 53,70,000 being consideration due to the liquidator of Y Limited। परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दिया। अब हम उससे क्या क्या लेके आ रहे हैं, सब कुछ बुक वैल्यू पे आएगा। उसकी एसेट्स में क्या क्या है? पीपी का नोट नंबर 4 अलग से दिया हुआ है क्या? तो सब कुछ लिखा जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,50,000। आईसीआई की तरह मत करना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,50,000 एट बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी 17 लाख। फर्नीचर 3,50,000। Then investment 5 lakh। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में इन्वेंट्रीज 9,50,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स 10,30,000। 5,20,000। अरे अरे अरे, चाइना को भी फ्लॉप करता है इसका वाइब्रेशन तो। 5,20,000। एसेट्स पार्ट सारा हो गया। लाइबिलिटीज में नोट नंबर 3 13% डिवेंचर कितना? 3,50,000। और ट्रेड पेबल्स 350। अदर करंट लाइबिलिटीज 1.5 लाख। अब जितने भी रिजर्व्स है वो बोलो। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 2 लाख। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व
और कुछ नहीं था? जनरल जनरल रिजर्व भी तो है, लिखो टू जनरल रिजर्व 2.5 लाख। अभी देखना एंट्री मैच नहीं होगा। टू जनरल रिजर्व 2,50,000, और बिजनेस में देखो तो एंट्री मैच हो रहा है क्या? क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा होगा। 420 से ज्यादा आ रहा है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख, क्योंकि ये हमेशा मर्जर के केस में एंट्री मैच होना चाहिए। मैच नहीं हो रहा मतलब हम शेयर कैपिटल ज्यादा इश्यू कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज तो बुक वैल्यू पे लेके आए। जो गड़बड़ करेगा वो यही चीज गड़बड़ कर रहा होगा। हाँ, ये ठीक है। और राइट ऑफ क्या ही करना है, वैसे ही राइट ऑफ करने का जरूरत ही नहीं था। तुम बैलेंस शीट में तो वैसे भी माइनस करके दिखाओगी ना, तो वही हो जाएगा। उसके बाद लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट 53,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल to 15% preference share capital 18,70,000। और वो जो प्रीमियम पे था उससे वो क्या, अलग से क्यों नहीं दिखा? हम तो इतने ही दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स तो इसी के अकॉर्डिंग जा रहा है। प्रीमियम तो ट्रांसफरर कंपनी में आता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ तो ये जितना पे कर रहा है उतना उसने इश्यू कर दिया। और क्या कर रहे हैं, 13% कन्वर्ट कर रहे हैं क्या? 13% डिवेंचर्स यहाँ लिख लेंगे, 13% डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट उनको हमारी कंपनी के दे दिए टू 13% डिवेंचर। दैट्स इट। हम्म, सारा हो थोड़ी गया स्टडी में। ये समझ में आया क्या? अरे आईसीआई ने क्या किया, उन्होंने इसको सेट ऑफ कर दिया, दिस एंड दिस, तब उन्होंने ऊपर में जनरल रिजर्व डेबिट कर दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लग गया। बाकी बैलेंस शीट में नॉर्मल अमालगमेशन एडजस्टमेंट माइनस कर दोगे, जनरल रिजर्व दोनों को ऐड करके। क्लियर है? बैलेंस शीट में सब कुछ वैसे ही आ जाएगा, बस जनरल रिजर्व ऐड करके लेस अमालगमेशन एडजस्टमेंट कर देना, उसके अलावा कोई चेंजेस होना ही नहीं है। शेयर कैपिटल का वैल्यूज वगैरह तो बदला है। ठीक है, तो नंबर 8 था, 9 हो गया था अपना, 9 हो चुका, 10 हो गया, 11 भी। तुम लोग सब कुछ कैसे कर लेते हैं? देखो तो एमसीक्यूज,
रीड एमसीक्यू, क्योंकि भाई 30 मार्क तो यही दे के जाएंगे। है ना, ट्रांसफरिंग कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी। If expense of liquidation of the vendor company are paid by the purchasing company, then in purchasing company book the accounts debited is goodwill. Goodwill to cash bank करते हैं अपन। यस, सब आता है, मतलब समझा है थोड़ा बहुत। आज समझ में आया हमको, जब खुद से ऑप्शन बी। नंबर 4 का बी। नहीं इसी तो एमसीक्यू आएगा नहीं। सब कर्म है। पता चल ही जाएगा। बड़ा सारा क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व दिस फाइल, पहला वाले नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ठीक है, केस बेस्ड आता है एमसीक्यू, उपाय नहीं है, क्या होता है? क्योंकि डायरेक्ट नहीं आता। या तो सब सॉल्व हो पता तो जाएगा, चलेगा, मजा तो आएगा जब अपन केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर कवरिंग द एंटायर सिलेबस, बिकॉज जब तक सिलेबस कवर नहीं होता केस बेस्ड बनता ही नहीं, क्योंकि केस बेस्ड का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर का मिक्सड अप होके आएगा। या तो सब सॉल्व हो जाएगा, एक भी नहीं होगा। हाँ, वो वैसे ही होता है, एक फंस जाता है तो फंस ही जाता है उसमें, पर ठीक है, हो जाएगा, हमेशा यही बोलने का, हो जाएगा। ये सब क्लियर है ना, एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कंसेप्चुअली अपन ठीक चल रहे हैं। नंबर 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। क्यों? अरे नहीं करना है, कितना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन? 9, 10, 11, 12 होमवर्क था, कोई दिक्कत? क्योंकि तुम मेरे साथ करोगे तो कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनोगे, जब वापस सेल्फ करते हो ना, फंसते हो, फिर तुम खुद अपने रास्ते ढूंढते हो, कभी सॉल्यूशन से ढूंढते हो, कभी अपने किए हुए सॉल्यूशन से ढूंढते हो, फिर तुम्हारा दिमाग स्टेबल हो जाता है, हाँ अच्छा इस पॉइंट को ऐसे ही करना होता है, तभी जाके होगा। चलो नंबर 9 देखते हैं फिर। टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने हैं अपने पास? 14 तक है ना, 12 और 13 डन है। 13 दिया था, अच्छा 13 हुआ ही नहीं था, अच्छा नया बुक में है तो करना होगा, नया ऐड हुआ है ना, हमेशा नया जो ऐड होता है उसको कर लेना चाहिए। 14 एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही तो ऐड हुआ है, ठीक है। हाँ, वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एक आधा अटेम्प्ट छोड़ के तो कहीं ना कहीं, जैसे पता चला ना, तुमको चिपका के रखना पड़ेगा। The following are the balance sheet of Yash Limited and No Limited as at 31st March X1। ठीक है जी, बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। पहले रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ लूं क्या? यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द टू कंपनीज, ओ माय गॉड, दोनों कंपनी में, टू गिव इफेक्ट टू द अबव if the amalgamation is in the nature of merger। oh my god, ठीक है, पहले देखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वगैरह क्या इशू कर रहे हैं। यश लिमिटेड absorbed नो लिमिटेड, the members of no limited are to get one equity share of yes limited, यानी yes limited is my transferee company whereas no limited is my transferer company। अब नो लिमिटेड को हम क्या देंगे? 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, निकालो कितने देंगे? वैल्यू वाइज
करेक्ट. Calculation of purchase consideration इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे रहे हैं अपन ऑफ नो लिमिटेड. नो लिमिटेड के टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 5 करोड़. रुपीज इन करोड़ है. 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 मतलब 50 लाख. 50 लाख है. बदले में क्या दे रहे हैं हम? इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 के बदले में 1 दे रहे हैं ना. तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितने रुपए में? क्या चीज? अच्छा सॉरी, इंटू 1 यानी 10 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 12 रुपए में मतलब 1.2 करोड़ रुपीस मेरा परचेज कंसिडरेशन हो गया. यहां तक ठीक है. अब देखो हम लोग का एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था नो लिमिटेड का? 5 करोड़. ठीक है, 5 करोड़ एग्जिस्टिंग था, हम 1.2 करोड़ दे रहे हैं. अब यहां पे देखो क्वेश्चन ने पूछा कि नो लिमिटेड का बुक्स भी बनाओ और यस लिमिटेड का भी बनाओ. अब नो लिमिटेड क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो नो लिमिटेड तो हमें क्या करना है? पूरा क्लोज करना है. क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? अब एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, मतलब सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू जाएगा. यानी सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप क्या करोगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे सबसे पहले. तो नो लिमिटेड के पास क्या क्या एसेट्स है? पीपी है एंड बस एक पीपी दिख रहा है. और करंट एसेट्स है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नो लिमिटेड में कहां है? वो तो यस लिमिटेड में है. तो एक पीपी है और एक करंट एसेट्स है, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दें. तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ realization account debit to PPE to current assets. ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन करोड्स. 30 करोड़ का पीपी है, 34 करोड़ का करंट एसेट्स, तो टोटल 64 करोड़ being assets taken over by yes limited. फिर क्या करेंगे? लाइबिलिटीज. अब गलती क्या होता है एग्जाम में? सुनो मेरी बात, मिस्टेक होता ही होता है, करोगे ही करोगे. आप लोग क्या करते हो? आपका यहाँ पे पीपी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना, सॉरी ये. आप इस अमाउंट से क्लोज करते हो पीपी अकाउंट. रियलाइजेशन में आप कितना डालते हो? ये वैल्यू रियलाइजेशन टू पीपी. लेकिन ये वैल्यू आया कैसे? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद आया है. जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिखाया है, दैट मीन्स दे आर मेंटेनिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. यानी बुक्स में एसेट कॉस्ट वैल्यू पे ही है, तो हम लोग कॉस्ट वैल्यू में ही क्लोज करते हैं. कॉस्ट वैल्यू से ही क्लोज होगा. ये सेपरेटली एक लाइबिलिटी अकाउंट है जिसको आप लाइबिलिटी समझ के क्लोज करोगे. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, ध्यान रखना. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी है. तो अब जब लाइबिलिटीज क्लोज करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी क्लोज कर देंगे. और क्या क्या लाइबिलिटी है हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, करंट लाइबिलिटीज है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है?
unsecured loan from Yes Limited. Unsecured loan from Yes Limited 10 करोड़ का। फिर करंट लाइबिलिटीज है 15 करोड़ का। टू रियलाइजेशन 49 करोड़। सारा एसेट सारा लाइबिलिटीज क्लोज। नेक्स्ट क्या करते हैं? ड्यू एंट्री उससे लेना है ना, तो यस लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना लेना है? परचेज कंसिडरेशन 1.2 CR। और कौन से अकाउंट ओपन रह गए? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो सब है ना बैलेंस शीट के अंदर। इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 5 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 10 करोड़। लेजर बनाते समय दोनों अलग-अलग दिखाना जरूरी है। मतलब शेयर होल्डर अकाउंट का डायरेक्ट लेजर बनाने से होगी। नहीं तो दो बनाते हैं ना लेजर में। इक्विटी शेयर कैपिटल अलग से बनता है और फिर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि तुम्हारा जो जो जर्नल होता है उसका पूरा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। होल्डर के साथ में वो करते हैं। किसमें? होल्डर में तो जा ही रहा है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखना भी तो चाहिए कि तुमने होल्डर में ट्रांसफर किया है। वो लेजर तो फिर दिखेगा ही नहीं ना, तुम्हारे पास तो डायरेक्ट दिखेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कि वहां पे कहां से आया है, इक्विटी शेयर कैपिटल से आया है। लेकिन फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी तो एक अलग से लेजर बना ही होगा ना सॉफ्टवेयर में। तुम जितना जर्नल एंट्री करते हो उन सबका लेजर बनता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। वो बात अलग है, यहाँ पे तकलीफ होता है क्योंकि आपको मैनुअली बनाना होता है, वरना सॉफ्टवेयर जब आप आगे चल के यूज करेंगे वहां ऑटोमेटिकली एक जर्नल पास करोगे तो डेबिट क्रेडिट का सारा लेजर्स बन ही रहे ऑटोमेटिकली, तो बनेगा ही। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस क्या है? तो वो भी तो डालो, कहां जाएगा वो? ये वाला एंट्री को ऊपर वाला इधर क्लब कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो ये थोड़ा सा वैल्यूज बाद में रिवीजन में कंफ्यूज हो जाता है। तो आपका उधर 30.8 आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आपका कम हो जाएगा। 2.2 आ जाएगा। हाँ कम हो जाएगा। ये नेट लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन हो गया। आपने यस लिमिटेड को डेटर बनाया तो उससे बदले में लो तो सही, क्या लेंगे? इक्विटी शेयर्स टू यस लिमिटेड। 1.2 CR। और ये किसको दे देंगे? उतना ही तो वैल्यू बचा था उसका। जो नॉर्मल जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज किया बुक्स को। यहाँ ठीक है, ये तो हो गया बुक्स ऑफ नो लिमिटेड। अब हमें बनाना है
business purchase account debit to liquidator of no limited. नेक्स्ट करें. इसका सेकंड एंट्री में डाउट नहीं है. अभी जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज इसका लेके आएंगे तो एंट्री मैच थोड़ी ना हो रहा होगा. सीआर में डाल देगा. हम्म सीआर में डाल देगा. अब कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता, वो उसका नॉर्मल पीएनएल में जाता है. यही था एक सीखने लायक. ठीक है, तो जहां अपन ने नोट्स लिखा था ना, ये एंट्री लिखा दूं, फिर मैं वहां नोट्स में ऐड भी करवा दूंगा. ये हो गया. अब क्या क्या लेके आ रहे हैं? सब कुछ बुक वैल्यू पे आएगा. बजट में पीएल में जाता है. पीपी कितना? ठीक है. अब ये देखो, वहां क्लोज करना जरूरी था, लेकिन यहां पे तो वो नेट 6 करोड़ का ही लेके आ रहे हैं ना. अरे उसका नो लिमिटेड का बुक्स में 2 अकाउंट थे, दोनों अकाउंट क्लोज करके दिखाना था, इसलिए हमने अलग अलग डेबिट क्रेडिट किया. बट नेट बुक वैल्यू ऑफ पीपी कितना है जो नया कंपनी में जाएगा, तो 6 ही आएगा ना. तो वो आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हो. वहां इसलिए किया, वरना वहां एक अकाउंट ओपन रह जाता. यदि आपको जर्नल पूछा है और आप डेबिट क्रेडिट में दिखाओगे ही नहीं, तो आपका एक लेजर ओपन रह जाएगा बैलेंस शीट के अंदर में. इसलिए वो वैसे किया था. नेट तो 6 करोड़ का ही पीपी आ रहा है. और क्या आ रहा है? कितने का? और क्या आ रहा है? लोन फ्रॉम यस लिमिटेड कितना? करंट लायबिलिटीज 15 और बिजनेस परचेज 1.2. अरे और भी तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो आएगा. इट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर. सब कुछ आएंगे. ये कोई परचेज नहीं है, तो उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा हमारे पास. क्या क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस में? डायरेक्टली लिखा हुआ है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस. अरे ये सब गलतियां होती है. इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर है. मर्जर में सब कुछ आएगा उसका. ठीक है. टू बिजनेस परचेज, देखना एंट्री मैच नहीं हो रहा होगा. 3.8. क्यों नहीं हो रहा है पता है? नो लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना था और हमने इशू कितना किया? कम इशू कर रहे हैं ना. कितना कम है? 3.8. जब हम ज्यादा इशू करते हैं तो क्या होता है? एमालगमेशन एडजस्टमेंट आता है, वो जनरल रिजर्व से एडजस्ट होता है. जब कम इशू करते हो इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो आप एक तरह से प्रॉफिट ही है, डायरेक्टली चला जाएगा पीएनएल अकाउंट. इसको सरप्लस ही बोलते हैं. मर्जर में फायदा हुआ है. समझ में आया? थोड़ा सा नोट्स में जाएंगे ऊपर. कहाँ लिखा था हमने? डिस्टिंग्विश में लिखा था ना. यहाँ पे लिखा था. यहाँ. इन केस ऑफ मर्जर क्या लिखो? In case of merger, if capital issued is less than existing capital, difference is treated as surplus. Difference is treated as surplus, which is transferred to profit and loss account.
ठीक है। क्लियर है? ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, लिक्विडेटर को दे दें। लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में इशू किया हमने 2 रुपए प्रीमियम पे, तो 10 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए 1 करोड़, और बाकी 2 रुपए प्रीमियम। और कुछ बोला है क्या? Yes limited to loan to no limited. यस और नो का आपस में ही है ना, कैंसिल कर दो। लोन फ्रॉम यस लिमिटेड डेबिट टू लोन टू यस लिमिटेड या लोन टू नो लिमिटेड। Being mutual owings cancelled. क्लियर है ये? दिक्कत नहीं है? मर्जर वाला क्वेश्चन समझ में है? सब कुछ बुक वैल्यू में, बस अपने का फोकस क्या होना चाहिए, जो शेयर कैपिटल इशू किया है क्या वो एग्जिस्टिंग से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो एमलगमेशन एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे, कम है तो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च x1 दिया हुआ है। ठीक है। Y लिमिटेड एग्रीड टू एब्सॉर्ब X लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Y लिमिटेड वुड टेक ओवर ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। अब तो बार्गेनिंग हो गई, तो यानी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो गया ये। ठीक है जी। परचेज है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, परचेज कंसिडरेशन चाहिए, है ना। आगे देखते क्या बोल रहा है। एंड पेटेंट्स एट देयर बुक वैल्यूज लेस 10%। पेटेंट्स को भी लेके जाएगा, लेकिन कैसे, 10% कम वैल्यू पे लेके जाएगा। ठीक है जी, कम वैल्यू पे ले जाएंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। आगे बोल रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट assuming that the normal rate of return be 8% on the combined amount of share capital and general reserve। बाप रे, गुडविल डाल दिया। पार्टनरशिप में पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, नहीं पढ़ा? हे भगवान, अरे सुपर प्रॉफिट क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट बोलो या फिर एवरेज प्रॉफिट बोलो, कहाँ कराऊं मैं तुम लोग को।
सुपर प्रॉफिट का मतलब था, और यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिख रखा है कैसे निकालना है सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग NRR बी 8%, यानी नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें। देखो सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट, समटाइम्स हम एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। यदि प्रीवियस कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया तो उसका एवरेज जो करोगे वही एक्चुअल होता है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर में अपन को गुडविल भी कैलकुलेट करना है। गुडविल निकालने के लिए कुछ कुछ कहानी बोला है, निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो क्या बोल रहा है, वाई लिमिटेड इज टू टेक ओवर ट्रेड पेबल्स एट बुक वैल्यू, यानी क्रेडिटर को तो किस वैल्यू पे लेके जाएगा, यानी ये जितना है उसी पे लेके जाएगा। देन क्या नहीं लेके जाएगा, बैंक बैलेंस नहीं लेके जाएगा। ये एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट है, बैंक बैलेंस नहीं लेके जाएगा। पेटेंट्स को किस वैल्यू पे लेके जाएगा, 10% लेस पे, यानी 58,500 पे लेके जा रहा है। परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 lakh and the balance in fully paid up equity shares of 100 each at ₹125 per share। यानी बोल रहे जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन होगा उसमें से 3 लाख तो हम कैश देंगे, बाकी बचे हुए अमाउंट के लिए हम लोग हमारी कंपनी के शेयर्स इश्यू करेंगे एट द रेट ₹125 ईच। तो परचेज कंसिडरेशन नहीं पता अभी तक, देख लेते हैं आगे होगा। एवरेज प्रॉफिट इज 62,200, ये क्यों दिया होगा, गुडविल के लिए, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे दिया, क्या हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या? अरे क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका बता ही रखा है। शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व कर लो, उसका 8%, 4 लाख प्लस 40,000, उसका 8%। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000। वाई लिमिटेड सोल्ड प्रायर टू 31st मार्च गुड्स कॉस्टिंग इतना टू एक्स लिमिटेड। ओ माय गॉड, वाई ने एक्स को बेचा, खरीद कौन रहा है, हु इज द ट्रांसफरर, हु इज द ट्रांसफरी इन दिस क्वेश्चन, यानी वाई एक्स को खरीद रहा है। ये खरीदने मतलब जब वाई एक्स कंपनी को बाय कर रहा है उसके पहले इन दोनों के बीच एक ट्रांजैक्शन हो रखा था। क्या हो रखा था, वाई ने एक्स को गुड्स बेचा था, राइट, यही तो बोल रहे हैं। 60,000 का, 60,000 का गुड्स बेचा था फॉर 80,000, यानी 60,000 का गुड्स वाई ने एक्स को सेल किया 80,000 में प्रॉफिट लगा के, तो वाई के बुक्स में 20,000 का प्रॉफिट है और एक्स के बुक में ये स्टॉक बन गया। 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स आर स्टिल इन इन्वेंट्री ऑफ एक्स लिमिटेड। इसमें से 80,000 के गुड्स में से 30,000 का गुड्स एक्स ने बेच दिया, बाकी 50,000 आज भी उसके स्टॉक में। तो जब वाई लिमिटेड एक्स को खरीद रहा है तो वो 50,000 का गुड्स भी वाई के पास आ गया ना, लेकिन उस 50,000 में तो प्रॉफिट भी है और उसका खुद का ही है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा। वाई ने एक्स को सेल किया, 60,000 का चीज 80,000 में सेल किया था। अब इसमें से इसके स्टॉक में सिर्फ 50,000 बचा है, तो जब वाई लिमिटेड खरीद लेगा तो ये 50,000 का स्टॉक भी तो वाई में चला जाएगा, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है ना, तो इसमें प्रॉफिट कैसे हुआ, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। 80,000 की वैल्यू पे 60,000 का प्रॉफिट होता है। यस,
समझ में आया क्या? 12,500। अरे 80,000 टोटल वैल्यू में प्रॉफिट था 20,000, तो 50,000 वाली वैल्यू के गुड्स पे कितना होगा? 20/80 इंटू 50, 12,500 रुपए। समझ में आया क्या? अरे 60,000 का गुड्स 80,000 में बेचा तो 20,000 का प्रॉफिट, यानी 80,000 के गुड्स में 20,000 का प्रॉफिट है, तो 50,000 वाली वैल्यू के गुड्स में कितना प्रॉफिट होगा? 12,500 यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो 12,500 का अनरियलाइज प्रॉफिट किसके बुक्स में होगा? वाई के बुक्स में। और जब वो स्टॉक लाएगा तो अपने बुक्स में एक एंट्री पास कर देगा, क्या? पीएनएल टू स्टॉक 12,500। क्लियर है? लास्ट पॉइंट बोला, ट्रेड पेबल्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्लूड 20,000 स्टिल ड्यू टू वाई लिमिटेड। ये क्या हो गया? म्यूचुअल वाइज। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। शिट, गलती हो गया क्या अपने से? पहला ही लाइन में वाई लिमिटेड would take over all the asset except बैंक बैलेंस एंड पेटेंट। ये दो तो वो लेगा ही नहीं, सारा एसेट्स ले जाऊंगा, बैंक बैलेंस और पेटेंट्स नहीं लेके जाऊंगा, और बाकी जितना भी एसेट्स है कितने पे लेके जाऊंगा? 10% लेस में लेके जाएगा। एसेट्स बचा कौन सा? बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये तीन वो लेके जा रहा है 10%। तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस क्या होगा? कंपनी के लिए शेयर इश्यू एक्सपेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट। राइट ऑफ नहीं किया आपने, खर्चा हो गया। शेयर इश्यू करने के टाइम खर्चा हो गया, धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं ना, तो ये वो है। हो सकता है एक्स लिमिटेड ने जब अपने शेयर्स इशू किए थे तब मोटा खर्चा किया था, बट उसको उस साल राइट ऑफ नहीं करके धीरे धीरे राइट ऑफ करे, जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है ना, हम बुक से थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं तो वो हमारे बैलेंस शीट में पड़ा रहता है, तो ये तो वो वैल्यू है, ये थोड़ी वो लेके जाएगा। ये तो एक्स लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस से हट जाएगा, वो एक्स लिमिटेड हटा देगा। माथा काहे पकड़ ली? समझ में आया? क्लियर है शेयर इश्यू एक्सपेंस वाला? अरे जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप राइट ऑफ करते हो, गुडविल राइट ऑफ करते हो, वैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होता है। अब आपको करना क्या? शो द नेसेसरी लीजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल आफ्टर द टेक ओवर। अब यानी मुझे एक तो ट्रांसफरर कंपनी का बुक्स क्लोज करना है और ट्रांसफरी कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। यहां तक क्लियर है? लेकिन ये जो 12,500 ये गलत था, और भी कहानी होगा ना, लेस में लेके जाएगा वो। चलो मैं बाद में समझा दूंगा, कोई बात नहीं, पहला लाइन में ही लिखा हुआ था। लेकिन पहले बुक्स क्लोज करना सीखो। बुक्स क्लोज करना बताओ, जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। ठीक है, सबसे पहला काम बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड करते हैं, फिर आगे समझते रहेंगे। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन निकाला था क्या? 6,05,000 आया था, इसमें 3 लाख वैसे देगा। नेट एसेट्स 6,05,000 आया था। यस, सबसे पहले अपन को परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले। यहां मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में ही बोल दिया था, कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। कैपिटल कितना है? 4 लाख, जनरल रिजर्व तो 4,40,000 का 8%। एवरेज प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा
गुडविल कितना? 5 years था क्या? 4 है क्या? 4 years. 1,08,000 गुडविल का वैल्यू. रिटेंशन अकाउंट में जो हम लोग बाई ट्रांसफर अकाउंट लिखे था उसमें 650 लिखे, 6,05,000 लिखे ना 3,05,000 पूरा? अरे वो तो उसका पेमेंट करने का तरीका है, कुछ कैश में दे रहा है, कुछ इक्विटी में दे रहा है. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. अब कुछ तरीका नहीं पता तो नेट एसेट्स क्या क्या लेके जा रहा है वो? बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, सबको 10% कम कर देना. बिल्डिंग किस वैल्यू पे? 170 माइनस 10%, 1,53,000. मशीनरी 320 माइनस 10%, 288. इन्वेंट्री 1,10,000 माइनस 10%, 99. ट्रेड रिसीवेबल्स 1,30,000 माइनस 10%, 1,17,000. क्वेश्चन ही बोला है एग्रीड वैल्यू पे निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन. और क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स 1,60,000 रहेगा ये तो. वो इतना का एसेट्स लेके जा रहा है तुमसे उस. हाँ, और कितना था गुडविल? एक्स्ट्रा दे रहा है ना वो. कौन सा कौन सा कौन सा? ओ लोन, 10% डिवेंचर्स, ये भी तो थे. नहीं, लेके नहीं जा रहा. लोन एंड डिवेंचर्स कहां लेके जा रहा है वो? बोला ही नहीं है. क्वेश्चन ने बोला एसेट्स लेके जा रहा है, जिसमें से 2 एसेट्स नहीं लेके जा रहा, दैट इज बैंक एंड पेटेंट. बाकी जितना भी एसेट्स लेके जा रहा है कितने पे लेके जा रहा है? 10% लेस. पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा? ट्रेड पेबल्स. क्या बाकी के बारे में लिखा है क्या कि डिवेंचर्स और लोन लेके जा रहा है? मतलब नहीं लेके जा रहा. परचेज के केस में तो क्या होता है, क्वेश्चन खुद बोलता है सामने वाला क्या क्या लेके जा रहा है, वरना क्वेश्चन बोलता अदर लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू. तो इतना ही लेके जा रहा है, तो मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया? याद नहीं रहेगा तो वहां लिख के रख लो, नहीं लेके जा रहा. यहां तक ठीक है. गुडविल वाला क्लियर है? ज्वाइन कर लेना रे एक बार.
ठीक है, तो अब करना क्या है, बुक्स ऑफ ये जो क्लोज करना है। जितना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके जा रहे हैं बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दो। बिल्डिंग मशीनरी इन्वेंट्री, ठीक है, और क्या क्या लेके जा रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, अरे गुडविल तो बुक्स में था ही नहीं, बैंक में जो पैसा बचेगा वो क्या करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को दे देगा, तो और किसको देगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, और क्या लेके जा रहा है, ट्रेड पेबल्स 1,60,000 by Y Limited 6,05,000, तो Y Limited अकाउंट बनाना पड़ेगा। To realization 6,05,000, बदले में वो क्या दे रहा है, बाई बाय 3 लाख तो ये दे रहा है, और बाकी बाई इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 120। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे लाइबिलिटी के बच गए थे ना, 10% डिबेंचर अकाउंट था एक, कितना बैलेंस है, क्या करेंगे इसका, पे ऑफ कर देंगे, फिर एक लोन अकाउंट था, लोन का वैल्यू 80,000 इन शॉर्ट बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। एक बैंक अकाउंट, बैंक में ऑलरेडी कितना पैसा था, देखो क्या क्या क्लोज हो गया तुम्हारा, बिल्डिंग क्लोज, मशीनरी क्लोज, इन्वेंट्री क्लोज, ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोज, ट्रेड पेबल्स, लोन, डिबेंचर्स, पेटेंट कहाँ क्लोज किया हमने, रियलाइजेशन में चला जाएगा। बैंक 68, इसको क्लोज कर दिया, 68,000 इतना था, फिर और आया हमारे पास कहाँ से, वाई लिमिटेड से 3 लाख रुपए आया, फिर हमने पे कर दिया बाय 10% डिबेंचर 2 लाख, बाय लोन 80,000, यहाँ तक अभी तक तो इतना ही किया हमने, अभी तक तो यही किया है, बैलेंस शीट के बाद नीचे तो दिखा ही नहीं, यहाँ तक ठीक है।
देन और कौन सा लेजर रह गया? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? लास्ट में जब कुछ कहीं नहीं जा रहा तो वो कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास, वही बियर करेंगे। तो शेयर इशू एक्सपेंस क्लोज्ड। बैंक अभी तक पूरा क्लोज नहीं हुआ है। पेटेंट से 65,000। और क्या रह गया? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ। क्या कंटाल आता होगा ना तुम लोग को। क्या है ये सब, कितना कुछ दिमाग में रखो। ये थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लगने लगेगा। अच्छा कुछ नहीं, बैलेंस शीट के सारे अकाउंट को क्लोज कर देना। यहीं जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दे। बाय जनरल रिजर्व कितना था? 40,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर 4,40,000। क्वेश्चन में जितनी चीजें थी वो सारी क्लोज हो चुकी होगी, सिर्फ बैंक ओपन है और इक्विटी शेयर होल्डर ओपन है। एक आया बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 4,40,000। और क्या आया? टू पेटेंट 65,000। टू शेयर इशू एक्सपेंस 17,000। और तो कहीं नहीं है अभी तक। पेटेंट से उधर भी डाला है। क्या चीज? इसमें रिलायंस में डाल दिया। क्या चीज? अल्टीमेटली जा तो वो उन्हीं के पास रहे, उनके डालने से क्या होगा। अपन ने तो जो कंसेप्ट सीखा है कि जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके जाएगा उसी को बुक वैल्यू में रियलाइजेशन में डालेंगे। बाकी जो नहीं हो रहा है लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं और बाकी कुछ रह गया तो वो मालिक के पास चला जाएगा। यहां तक ठीक है? यहां तक हो गया क्या? अब देखो क्वेश्चन में नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है क्या? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइज बोल रहा है क्या ट्रांसफर ही कंपनी देगा? नॉर्मल है ये। तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक में अपन लिखेंगे बाय रियलाइजेशन कितना खर्चा, और रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे?
टू बैंक 8,000। सारा एंट्रीज हो गया, रियलाइजेशन मैच हो रहा है क्या? और तो कुछ बचा ही नहीं है ट्रांसफरर कंपनी का। देखो रियलाइजेशन मैच है क्या? 27 का 27 डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? क्रेडिट ज्यादा तो लॉस प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 27,000। जो भी प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन का होगा वो किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर में लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन। $27,000। अब इनको और क्या क्या मिल रहा है? बैंक का फाइनल बैलेंस कितना है? 68 प्लस 3 लाख माइनस 280 माइनस 8, 80,000। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर 80,000। बैंक अकाउंट क्लोज। इधर टू बैंक 80,000 टू इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड 3,05,000 ही आना चाहिए। इफ नहीं है तो गलत किया है, ये ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। मैच हो रहा है, थैंक गॉड। ये जो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को 80,000 दिए हैं, कौन सा है? बैंक बैलेंस, फाइनल बैंक बैलेंस जो बचा। और बैंक बैलेंस का बैलेंस दीजिए। सीखो और एक पॉइंट, अनरियलाइज प्रॉफिट वाला। 150। नहीं नहीं, देखो अनरियलाइज प्रॉफिट हमने क्या निकाला? 12 इन्वेंट्री ऑफ एक्स सोल्ड बाय वाई कितना है? 50,000 है। तो उस पर प्रॉफिट निकालना है 20 माइनस 50,000 का। उस पे हमने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था 12,500। 80,000 का गुड्स में प्रॉफिट हो रहा था 20,000, राइट? तो इसका मतलब 50,000 वाले में कितना हो गया? 80,000 का गुड्स पे 20,000 का प्रॉफिट था, तो 50,000 का गुड्स पे ये आ रहा है 12,500। ये ठीक है।
अब वेट करना, जब Y लिमिटेड X को लेके आ रहा है तो वो इन्वेंट्री भी लेके आ रहा है उसका, बट वो सारा का सारा एसेट्स किस वैल्यू पे लेके आ रहा है? 10% लेस। तो माइनस 10% लेस इन बुक वैल्यू, दैट इज 50,000 का 5%, सॉरी 10%, 5,000 तो कम ही ला रहा है। तो एक्चुअल में उसका प्रॉफिट में जो इम्पैक्ट जाएगा वो कितना जाएगा? हम लोग 45,000 क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकलेगा ही नहीं। क्यों? तुम यदि 45,000 पे निकालोगे तो तुम ये सोच लोगे कि तुम्हारा सिर्फ 45,000 का स्टॉक बचा है। प्रॉफिट उसके बुक्स में पहले कितना है वो देखना पड़ेगा ना। वाई लिमिटेड के बुक्स में कितना प्रॉफिट उसने बना रखा है? उसमें तो 12,000 ही बना रखा है ना, 12,500। यदि तुम 45,000 पे निकालोगे तो तुमने 5,000 का प्रॉफिट ये मान लिया कि रियलाइज हो गया। वाई लिमिटेड की बुक्स में तो उसने तो 50,000 वाला प्रॉफिट दिखा रखा होगा ना, तुमको तो उसके प्रॉफिट से कम करना है। तो बोलते हैं 12,500 का मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है, जिसमें से मैं खुद 5,000 राइट ऑफ ही कर रहा हूं जब खरीद रहा हूं। तो अल्टीमेटली तो अभी भी अनरियलाइज कितना बच गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? यदि वो इन्वेंट्री कम नहीं करके लेके आता तब वो अपने बुक्स में अनरियलाइज प्रॉफिट 12,500 ही माइनस करता ना। बट वो खुद बोल रहा है कि 5,000 तो हटा दो, राइट ऑफ कर दो। तो हम प्रॉफिट से तो 5,000 राइट ऑफ करेंगे, स्टॉक से थोड़ी राइट ऑफ करेंगे। स्टॉक को तो वो अपने बुक्स में क्या दिखाएगा? कॉस्ट वैल्यू पे दिखाएगा ना। तो इसीलिए अनरियलाइज प्रॉफिट जो होगा वो 7,500 होगा। यदि तुम 45,000 पे निकालोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ रहा होगा कितना? 11,250, यानी फिर अनरियलाइज तो ज्यादा हो गया तुम्हारे लिए, क्योंकि वो खुद बोल रहा है 10% लेस करना है बुक वैल्यू पे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुक वैल्यू तो 50,000 ही है ना। तो जो क्या चीज उसको प्रॉफिट कमाया नहीं ना, वो उसने इन्वेंट्री का वैल्यू कम किया। याद है ब्रांच में हम लोग पढ़ते थे मार्कअप मार्कडाउन कंसेप्ट। तो प्रॉफिट एलिमेंट से तो होता था, डिस्काउंट जो भी लगता है वो कहां से लगता है? कॉस्ट वैल्यू से थोड़ी लगता है। वो तो प्रॉफिट पार्ट कम हो जाता है तुम्हारा। यानी जो चीज तुम सोचा 12,500 उसमें 5,000 खुद कम कर रहा है तो तुम अपना प्रॉफिट कम करेगा ना, तुम कॉस्ट को थोड़ी कम करेगा, कॉस्ट तो वही रहेगा। तो ये वही सेम कंसेप्ट है। कभी भी आपका जब इन्वेंट्री की चीजों में डिस्काउंट लगता है ना तो वो प्रॉफिट पार्ट पे लगता है, कॉस्ट एज इट इज सेम रहेगा। इसलिए यहां पे अनरियलाइज प्रॉफिट हमने प्रॉफिट पार्ट से कम किया। ठीक है, तो ये एक सीखने लायक था, इसको स्टार मार के आप रखना। इसको प्रैक्टिस करोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या रह गया अब इसमें? बैलेंस शीट रह गया इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी है। चेहरा तो ऐसे देखा है, शर्म नहीं आ रहा आपको? देखो हालत खत्म है। बोल दो ना एक बार अंदर से कर लेना। ठीक है, दैट विल बी योर टास्क कि आप ये बैलेंस शीट बनाओगे। फिर रिमेनिंग कुछ भी स्टडी मैट का ही आप लोग। अच्छा ठीक है, स्टडी मैट तो क्या ही कॉप अप करोगे, टेस्ट है ना अपना नेक्स्ट। तो एक दिन ब्रेक लेके पहले टेस्ट का प्रिपरेशन कर लो, ठीक है? नहीं, टेस्ट का प्रिपरेशन करो, अच्छे से थोरोली पढ़ के आओ, उन तीनों चैप्टर को रिवाइज करो। इन्वेस्टमेंट ES13, अरे कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, फिक्स्ड इनकम बियरिंग, वेरिएबल इनकम बियरिंग। हाँ, तो ये 3 चैप्टर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना पढ़ा वो तो आना चाहिए। सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? और टेस्ट होने के बाद संडे आपको टाइम मिलेगा, आपके लिए संडे होता नहीं है, तो मेक श्योर कि कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए प्रैक्टिस कर सको तो ठीक है, वरना फिर अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्लास लगेगा। देख लेना स्टेमिना उस दिन बचेगा क्या, ऑलरेडी आपकी 2 क्लासेस है, टेस्ट भी है, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।